मैं करूं सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं HCS 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो पेपर आपका 2024 में होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर होगा। और नेक्स्ट ईयर से आपने बस ये समझ लेना है कुछ ही दिन आपके पास, राइट। तो देखिए, आज जो ये वीडियो बनाने का जो कारण है वो ये है कि आप सभी जानते हैं ऑप्शनल की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इससे घबराते हैं। उन्हें लगता है कि काफ़ी डेप्थ होता है और काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज देखिए, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन है वो पॉलिटिकल साइंस है, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसको मैं आपको एक इंट्रो का कराऊंगा और इंट्रो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका एक जो टॉपिक है वो मैं पूरा करूंगा। और ये भी बताने का प्रयास करूंगा, ऑलरेडी मेरा इसी चैनल पे आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो, मैंने एक बात कही थी कि आपका ऑप्शनल वो होना चाहिए जो आपके सिलेबस में आपकी मदद करे। पॉलिटिकल साइंस से आपको ये फायदा होता है क्योंकि ये 3 चरणों में विभाजित होता है। इसमें आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, दूसरा इसमें आप संविधान पढ़ते हैं, और तीसरा इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपका जो जीएस का सेक्शन है जो प्री में आएगा, मेंस में आएगा, जीएस में आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेहतर आप समझते हैं जब उसके पीछे जो उसके आदर्श हैं, जो सोच है, जो आइडियोलॉजीज है, वो आप समझते हैं, राइट। तो ये शुरू करते हैं एक इंट्रो वीडियो रिलेटेड टू योर PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट कोड नंबर 22, राइट। तो आइए देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो बुक है वो कौन सी हम लेंगे। तो ये बुक प्रसिद्ध बुक है OP गाबा की, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सभी संबंधित होगा OP गाबा से, राइट। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको ये जो आपको 4 पॉइंट है, जो बुलेट पॉइंट है, जो सबसे पहला है पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल फिलॉसफी, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस और चौथा है पॉलिटिकल थ्योरी। ये चारों में डिफरेंस पता चलेगा। आमतौर पर ये डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता है। जैसे मैं अगर लक्ष्मीकांत की बात करूं तो वहां पर इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ होता है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा होता है। तो मैं ये दावा करता हूं कि जब ये लेक्चर पूरा खत्म होगा और आप इसको एक एक शब्द को समझेंगे, सुनेंगे, तो ये जो लक्ष्मीकांत जी जो अपनी बुक लाते हैं उसमें इंडियन पॉलिटी क्यों लिखते हैं, क्यों उसमें इंडियन पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लिखते, ये आपको आंसर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम इस तरह के विषय पढ़ते हैं। इसमें आपने लॉजिक के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी ध्यान रखनी है जिसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता परंतु वो अस्तित्व में होता है। अर्थात जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे हम ईशु कहते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसको हम समझेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आप देखेंगे इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल कर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भी मेरी स्लाइड होगी उसमें आपको एक पिक्चर दिखेगी। तो यहाँ पर पिक्चर आप देखिएगा राइट साइड, तो यहाँ पर आपको सोसाइटी दिख रहा होगा, राइट। तो सोसाइटी से ही संबंधित कुछ बातें हमने करनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि एज ह्यूमन बीइंग वी लिव इन सोसाइटी, सोसाइटी इंक्लूड मेनी इंस्टीट्यूशंस। देखिए, हम जब समाज में रहते हैं, आप हम सभी समाज में रहते हैं, तो समाज में अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थान होते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन को कैसे परिभाषित करेंगे? इंस्टीट्यूशन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा संस्थान जिसमें कुछ लोगों का समूह होता है जो एक मुख्य उद्देश्य के लिए कार्यरत होता है। एन इंस्टीट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच ऑल द पीपल हैव द कॉमन मोटो, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैं अगर स्कूल को लूं, स्कूल में आप जानते हैं वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ वहां टीचर्स होते हैं यानी कि स्टाफ होता है जिसमें प्रिंसिपल, टीचर्स, पियोन सब आ जाते हैं, और वहां पर कुछ विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। कॉमन मोटो क्या है वहां का? वो है आपका एडुकेशन, शिक्षित करना, क्योंकि समाज को अगर सभ्य समाज बनाना है तो शिक्षित करना जरूरी है। तो अगर मैं विद्यालय यानी कि स्कूल की बात करूं तो वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, समूह होता है लोगों का, और उनका एक कॉमन मोटो होता है,
एक निर्धारित लक्ष्य होता है, वो है शिक्षा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन में, मैं मंदिर को भी ले सकता हूं, वहां भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मुख्यतः सनातन धर्म को मानते हैं। वैसे ही मैं मस्जिद को ले सकता हूं, जो मुख्यतः जो इस्लाम धर्म है, जो 622 ईडी में उत्पन्न हुआ था पैगंबर मोहम्मद द्वारा, तो उसी से संबंधित सारे विचार रखे जाते हैं मस्जिद में। तो इसी तरह से अन्य संस्थान भी होते हैं। एक संस्थान हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि संसद है आपका। संसद में भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जिसे आप सांसद कहते हैं, एमपीस कहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भारत है, भारत के विकास के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जाए जो भारत की नींव है समाजवाद की, उसे बरकरार रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है आप इंस्टीट्यूशन या संस्थान की परिभाषा समझ चुके होंगे। तो यहां पर लिखा है कि जो समाज होता है उसमें अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस, संस्थान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर आप देखिए फैमिली भी है, आपका एक परिवार भी एक संस्थान होता है, क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, माँ होते हैं, बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, राइट। तो एक फैमिली होता है, स्कूल होता है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक आसान शब्दों में समझा दिया है। आगे लिखा है यहां पर अथॉरिटी के बारे में भी बताया है। जो प्राधिकरण होता है वो क्या है? अथॉरिटी का मतलब होता है ये एक ऐसा संबंध होता है, ऐसा रिलेशन होता है, किसके मध्य? ये होता है कमांड और ओबीडियंस के मध्य। क्या कहा मैंने? अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी एक 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 बैलेंस होता है, किस किस के मध्य? कमांड, जो आदेश दिए जाते हैं, और ओबीडियंस, जो पालन किया जाता है, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। अब अथॉरिटी का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे माननीय उच्च न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनके पास अथॉरिटी है कि जो समाज की न्याय व्यवस्था है उसको बरकरार रखें। इसीलिए जो माननीय उच्च न्यायालय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो समय समय पर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर लोकतंत्र को जीवित रखता है, आदेश जारी करता है, और उन आदेश का पालन करना जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनके लिए बाध्यता होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर निकालता है, मानना जरूरी होता है। तो इसे हम अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी मतलब इट इज अ बैलेंस बिटवीन ओबीडियंस एंड कमांड, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल क्या होता है। अब यहां पर देखिए मैंने बुक भी रखी हुई है लक्ष्मीकांत की, ये लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन। तो आप में से जिसने भी किताब नहीं ली है अभी तक, तो कोशिश करिएगा ये 7th एडिशन ही लीजिएगा, काफी नया डेटा हमें मिलता है। आइए मुख्य बात पे आते हैं। तो यहां पर आप देखिए, इसमें बताया गया है कि पॉलिटिकल क्या होता है। देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी, यानी कि ऐसा संस्थान या ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है समाज को सभ्य समाज बनाना, और यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कम्युनिटी, समुदाय। अब जब हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं तो हमने एक शॉर्टकट सीखा है। जिसने नहीं सीखा मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप इंडियन पीनल कोड याद रखते हैं, आईपीसी, वैसे ही एक एनवायरमेंट में हम ऐसे याद रखते हैं कि आई मतलब इंडिविजुअल। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। आई से इंडिविजुअल, पी से पॉपुलेशन, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। और वैसे ही जब पॉपुलेशन काफी वास्ट हो जाएगी और अलग अलग होगी तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। अर्थात जैसे एक शेर है, अब वैसे ही एक शेर एक इंडिविजुअल कहलाएगा, पर शेर का जब ग्रुप हो जाएगा, जब उसका काफी संख्या हो जाएगी तो पॉपुलेशन हो जाएगा। और वैसे ही शेर है, इंसान है, अलग अलग इंडिविजुअल से अलग अलग पॉपुलेशन बनी है, तो इन सबको मिला के एक कम्युनिटी बन जाती है। तो आप जानते हैं हमारे समाज में हम समाज को ज्यादा कम्युनिटी से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि समाज में इंसान ही नहीं होता है, जानवर भी होता है, जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। जैसे किसान है, खेती करने के लिए ट्रैक्टर तो अभी आए हैं, ट्रैक्टर से पहले वो बैल का इस्तेमाल करता था। तो आज भी हमें दिखता है कि समाज को चलाने के लिए इंसान को अन्य प्रजातियों की भी जरूरत होती है। इसीलिए हम इसको यहां पर शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे? समुदाय या कम्युनिटी। तो यहां पर कहा गया है कि ऐसा संस्थान जो कम्युनिटी को सभ्य बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, राइट। जैसे आजकल आपको दिखता है, अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो अगर रेड लाइट होगा तो आपको रुकना पड़ेगा।
राइट। तो इस तरह के जो नियम बनाए जाते हैं जिससे कि एक समाज जो है सभ्य समाज बने, और ये जो जिम्मेदारी जो लेता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन की, वो संस्थान किसका रूप लेता है? पॉलिटिकल का। ये बात आपने याद रखनी है, किसका रूप लेता है? पॉलिटिकल। अभी मैंने पॉलिटी नहीं बोला है, पॉलिटिकल साइंस नहीं बोला है, मैंने बोला है पॉलिटिकल का रूप लेता है। ठीक है, ये बात इसमें बता रखी है। अब आगे इसमें बता रखा है द टर्म पॉलिटिकल रिफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू अ पॉलिटी दैट इज पब्लिक। अब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉलिटिकल है वो आगे चलकर पॉलिटी का रूप ले लेता है। आई रिपीट, पॉलिटिकल जो मैंने अभी आपको बताया एक ऐसा संस्थान जो समाज को सभ्य समाज करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, यही पॉलिटिकल शब्द आगे चलकर किसका रूप लेगा? पॉलिटी का। अब हमें वो समझना है कि ये जो रूप ले रहा है पॉलिटी का, वो क्या है, राइट। उससे पहले हम देखेंगे एक प्रसिद्ध राइटर हैं जिनका नाम है शेल्डन एस वॉलिन, जिन्होंने किताब लिखी है पॉलिटिक्स एंड विजन, और 1960 में ये किताब लिखी है। अब देखिए, किताब जो होता है आपके जो ऑप्शनल आप लेते हैं उसमें आपको किताब का नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये किताब के बारे में बताइए। हाँ, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तब ये कुछ किताबें आपको पूछी जाती हैं, ये किसने लिखी है, क्या लिखी है। तो फिलहाल इसमें देखिए, जो मैं आपको बात बताने वाला हूं कि ये पॉलिटिकल कैसे पॉलिटी बना, ये सबसे खूबसूरत तरीके से बताया था शेल्डन एस वॉलिन ने 1960 में। अब वो क्या बताया है मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि एरिस्टोटल का नाम आपने सुना ही होगा। जैसे हम जानते हैं सुकरातो, जिन्होंने जहर का प्याला पिया था, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कि सुकरातो, जिसे हम इंग्लिश में सोक्रेट्स कहते हैं, जिसने अपने शिष्यों के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए, अपने शिष्यों स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जहर का प्याला पी लिया था। तो सोक्रेट्स के जो शिष्य हैं वो प्लाटो हैं, और प्लाटो के जो शिष्य हैं वो एरिस्टोटल हैं। और ऐसे शिष्य हैं ये प्लाटो के, इन्होंने प्लाटो की हर बात को काटा, हर बात के कहीं ना कहीं आलोचना करी। तो आप कहेंगे शिष्य कैसे हो गए? देखिए, शिष्य क्या होता है? जो गुरु कुछ भी कहता है, गुरु की कही हुई बातों को जो शिष्य है यानी कि जो स्टूडेंट है उनका, उसको एनालाइज करता है, और अगर उसके अगेंस्ट बात करे तो तब करे जब उसमें कुछ ना कुछ तर्क दे। तो एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं हर बातों में तर्क दिया प्लाटो की। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं कि प्लाटो का जो शिष्य बना एरिस्टोटल, वो कहीं ना कहीं ऐसा शिष्य बना जिसने प्लाटो को कहीं ना कहीं गलत साबित किया, और तर्कपूर्ण तरीके से गलत साबित किया। हालांकि वो जब मैं आपको वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे एरिस्टोटल साहब क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। ग्रीक फिलोसोफर हैं ये इंसान के जो चरित्र होता है, इंसान का जो नेचर होता है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल एनिमल है। ये जो इंसान है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। लिविंग इन अ स्टेट वॉज सो नेचुरल फॉर अ पर्सन, यानी कि जो राज्य की स्थापना होती है आगे चलकर, जो काल्पनिक सिद्धांत है राज्य यानी कि स्टेट, अब वो क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, आने वाले लेक्चर्स पे। फिलहाल इतना याद रखेंगे कि जो एरिस्टोटल है वो कह रहे हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य है, इंसान बना ही है राज्य में रहने के लिए। राज्य उसके लिए मामूली बात है क्योंकि बनाई उसके लिए। अगर कोई इंसान समाज यानी कि स्टेट को, अभी आप समाज समझिए, स्टेट को भी आपने क्या समझना है? समाज। तो कोई इंसान समाज में अगर नहीं रहता है तो या तो वो बीस्ट है या वो भगवान है, या तो वो कहते हैं ना बीस्ट है, जंगली है, मतलब एक भूत है, या वो भगवान है। अगर वो इन दोनों में से कोई नहीं है, अगर वो सिंपल इंसान है तो वो सोसाइटी में रहेगा ही। ये बात बताते हैं हमारे एरिस्टोटल। अब आप कहेंगे मैंने ये बात आपको यहाँ पर क्यों बोली है, और जो ओपी गाबा साहब है उन्होंने ये बात क्यों उठाई है? तो ये इसलिए उठाई है क्योंकि इंसान के लिए स्टेट यानी कि समाज का होना बहुत जरूरी है, और समाज तभी सभ्य समाज रहेगा जब वहां पर नियम कानून होंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे कि हमारा जो विषय था कि पॉलिटिकल से पॉलिटी कैसे आया, तो यहां पर हम देखेंगे कि एक समय जब ग्रीक सिटी स्टेट हुआ करता था। अब आप कहेंगे सर सिटी भी और स्टेट्स भी, ये कैसे? देखिए ग्रीक, जब मैं बात करूंगा आपके 300 बीसी के आसपास की बात करूं, आज से लगभग 2400 साल पहले की बात करूं, 2500 साल पुरानी बात करूं, तो वहां पर क्या होता था? एक ग्रीस होता था यूरोप में, आज भी है,
वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर जो क्षेत्र होते थे, जो एरियाज होते थे, वो छोटे छोटे होते थे आकार पे। आज की अगर तुलना की जाए, जैसे आजकल तो अगर भारत की जनसंख्या की बात करूं तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो पॉपुलेशन होती थी वो एक जो उनका राज्य होता था या जो किंगडम होता था उनका, वो ज्यादा से ज्यादा 2000 3000 संख्या होती थी। और वहां पर वो लोग क्या करते थे कि जो भी शासन प्रशासन करते थे वहां पर एक लोकतंत्र का इस्तेमाल करते थे। लोकतंत्र से मेरा यहाँ क्या तात्पर्य है, डेमोक्रेसी से यहाँ क्या तात्पर्य है, कि जो भी फैसला लिया जाता था राज्य के लिए उस समय का, तो सभी से राय मशवरा लिया जाता था और जो भी बहुमत में फैसला आता था उसके हिसाब से काम किया जाता था। और खासकर अगर मैं ग्रीस और एथेंस की तुलना करूं तो एथेंस में ज्यादा था ऐसा। एथेंस में तो महिलाओं का भी काफी सम्मान किया जाता था। राजनीतिक फैसलों में महिलाओं को भी शामिल किया जाता था एथेंस में। जैसे जब आप आगे हमें ज्वाइन करेंगे तो पेलोपनेशियन वॉर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि एथेंस ने ग्रीस को हराया था और ये देखा गया कि एथेंस में कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान था। तो महिलाओं ने भी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं शक्तिशाली ग्रीस को अपने घुटने टेकने पड़े एथेंस के सामने। हालांकि वो अलग स्टोरी है। तो मेन स्टोरी में हम आते हैं कि ग्रीक को सिटी स्टेट क्यों कहा जाता था। देखिए, स्टेट का क्या मतलब होता है। स्टेट को अगर मैं एक इसका मूल शब्द देखूं, स्टेट का मतलब होता है एक काल्पनिक सिद्धांत जिसमें स्टेट के पास हमेशा एक एब्सोल्यूट पावर होती है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है कि पूरी शक्ति, अर्थात जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी हो, लेजिस्लेटिव पावर भी हो और जुडिशियल पावर भी हो। जैसे अगर जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको सम्राट अशोक का नाम दिखता है, माफ कीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री में आपको सम्राट अशोक का नाम दिखता है, मिडिवल हिस्ट्री में आपको अकबर का नाम दिखता है। तो वो एक इंसान थे जो एक स्टेट थे, एक इंसान थे जो एक राज्य था। इंसान के रूप में ये स्टेट थे क्योंकि इनके पास सारी शक्ति होती थी, इसीलिए तो ये सुल्तान या राजा थे। पर आजकल आप देखिए, हमारे जो पीएम है, क्या हम उसे राजा कह सकते हैं? या कोई प्रेसिडेंट हमारे, क्या हम उसे राजा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। राइट? आज के समय पे जो हमारा स्टेट होता है वो हमारी कंट्री होती है, यानी कि एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, परंतु पहले एक इंसान व्यक्ति विशेष ही स्टेट होता था। तो स्टेट ये छोटे छोटे जो थे, जो ये सिटी थी, क्योंकि आज के हिसाब से तो सिटी है, आजकल एक हमारे जो शहर है वहां पर इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो 2000-3000 की एक सिटी है। परंतु ये सिटी में क्या था, इनके पास अपनी अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्ति थी। इनके पास राजा होता था, इसीलिए उस समय सिटी स्टेट कहते थे। सिटी स्टेट, आमतौर पर सिटी, परंतु सिटी के पास क्या है, पूरी शक्ति है अपनी, तो सिटी स्टेट। तो होता क्या था उस समय कि उस समय देखिए, ऐसा तो होता नहीं था कि ज्यादातर कि जैसे आजकल हमें दिखता है कि अलग अलग संस्थान हमें दिखते हैं समाज में। आज के समाज में जैसे आपको ऐसे संस्थान दिखते हैं जिनका कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जो एकदम प्राइवेट होते हैं, और कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो प्योर गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। परंतु उस समय जब ग्रीक सिटी स्टेट वाली मैं बात कर रहा हूं, उस समय इस तरह का अंतर प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं था, यानी कि सरकारी गैर सरकारी नहीं दिखता था। संस्थान होते थे, परिवार होता था, एक संसद होती थी, इस तरह के संस्थान हमें दिखते थे, परंतु बहुत अंतर नहीं दिखता था। परंतु करीबन 2000 सालों के बाद, अगर मैं आज से तुलना करूं उसकी, 2400 सालों के बाद आज की अगर मैं तुलना करूं, तो मुझे दिखता है कि समाज में बहुत सारे संस्थान आ चुके हैं। और कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनका काम है समुदाय के लिए काम करना, कम्युनिटी के लिए काम करना, आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं। और कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनका कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं। अब मैं उदाहरण से आपको बताता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा संस्थान समझ लीजिए जो केवल कानून व्यवस्था का ध्यान रख रहा है, वो है आपका संसद। आज के समय में संसद का क्या काम है कि वो भारत की जो कानून व्यवस्था है उसको संभाल कर रखे, भारत की तरक्की कराए। वहीं पर मैं मंदिर से तुलना करूं संसद की, तो मंदिर का ऐसा तो नहीं है ना। मंदिर में ऐसा तो नहीं होता कि पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था बनाई जाती है, पूरे देश के समुदाय के लिए सोचा जाता है। मंदिर में क्या दिखेगा आपको, ज्यादातर वो सनातन धर्म की बात करेगा, वो इस्लाम धर्म की बात नहीं करेगा, वो सिख धर्म की बात नहीं करेगा, वो जैन धर्म की बात नहीं करेगा, वो अपने ही उसकी करेगा ना। तो आगे चल के क्या हुआ, जब इस तरह से ये धर्म आए नए नए और अलग अलग संस्थान बने, तो इस संस्थानों के अलग अलग समूह बनने के कारण फिर इन संस्थानों को विभाजित किया गया। ऐसे संस्थानों को अलग रखा गया जो पूरे समुदाय, कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, जैसे संसद हम उदाहरण ले सकते हैं। और ऐसे संस्थानों को अलग किया गया जिनका कम्युनिटी, पूरे
क्षेत्र, पूरे देश की समुदाय से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे मंदिर मस्जिद, इनको अलग रखा गया। और जो ये प्राइवेट, जो मंदिर मस्जिद ये जो प्राइवेट है, इनको जब अलग रखा गया तो इनको पॉलिटिकल का दर्जा नहीं दिया गया। और जिनका काम केवल समुदाय के लिए है, जैसे संसद है, आपकी विधानसभाएं हैं, आपका पीएमओ ऑफिस है, जो भी मतलब कानून व्यवस्था देख रहा है, समाज के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए सोच रहा है, उसके लिए नियम बना रहा है, उसको हमने रखा पॉलिटी में। और वहीं से जन्म होता है संविधान का। अब संविधान को आप देखिए, अनुच्छेद 124 देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है पूरे समुदाय का ध्यान रखना। वहीं पर आप देखेंगे कि धर्म से संबंधित संविधान मौन हो जाता है। अगर मैं अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 देखूं तो आपको क्या दिखता है कि जो हमारा संविधान है वो कहता है तुम्हें आजादी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 25 से अगर आप अनुच्छेद 28 को देखते हैं तो उसमें क्या समझ में आता है कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। उस समय हमारा संविधान उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जो ये प्रक्रिया है ये धर्म अपनाने की, अगर उसमें जोर जबरदस्ती होती है तो उस समय ये शक्ति हमारे जैसे सर्वोच्च न्यायालय है या जो विधायिका हमारी उसको दे रखा है। पर अगर आप आमतौर पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ मामलों में हमारा संविधान मौन है, अर्थात धर्म के मामले में मौन है। जहां उसने आजादी दे दी तो आजादी का मतलब क्या, आपके ऊपर नैतिकता है कि आप नैतिकता के आधार पर धर्म अपनाइए, कोई संविधान बीच में नहीं आएगा। तो क्या समझे आप यहां से कि आज के समय पे जो एक समय पॉलिटिकल था, जिसमें ये संस्थानों का विभाजन नहीं था, जो हल्के हल्के आगे चल के हुआ विभाजन, उस वजह से क्या हुआ कि हमारा पॉलिटिकल से पॉलिटी निकल के आया। और पॉलिटी बात करता है देश के रूल एंड रेगुलेशन की माफ कीजिएगा। इसीलिए हम पॉलिटी में पढ़ते हैं संविधान के बारे में, और इसीलिए जब आप लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है पॉलिटी, वहां पर हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं, या ऐसे संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं जो पूरे समुदाय के बारे में सोचता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। तो यही बात इसमें यहां पर बता रखी है, जो मैंने आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। तो देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा, ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको, ये आर्टिकल 25 वाली बात भी बता चुका हूं, आप जानते हैं, जो हमें किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। अब आप समझ पाए होंगे किस तरह से हम पढ़ते हैं तो हमारी सोच कहां तक बढ़ती है। तभी ऑप्शनल का फायदा होता है, ऑप्शनल से बहुत फायदा होता है। देखिए, एक कहावत है कि आपका सिलेक्शन हो ना हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है, पर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, आपकी सोच बहुत ऊपर हो जाती है। ये एक ऑप्शनल जो है आपको गारंटी देता है, और खासकर ऐसे ऑप्शन जो थोड़े फिलोसफिकल होते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या फर्क है। अब ये हम जरा समझते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी, देखो थ्योरी क्या होता है, थ्योरी मतलब होता है एक सिस्टमैटिक नॉलेज। जैसे 1 2 3 4 ये एक सिस्टमैटिक है, 1 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद कुछ भी संख्या आ जाए, ये एक सिस्टमैटिक नहीं है। तो थ्योरी में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। अब हम समझ लेते हैं, ये चीजें समझने के लिए सिंपल सा है, हमने 3 स्टेटमेंट समझने हैं। एम्पिरिकल क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, और नॉर्मेटिव क्या होता है। ये अगर हम समझ गए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा एक आसान शब्दों में आपको ये समझाने का। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल स्टेटमेंट। तो एम्पिरिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कथन रखा जाता है, कोई भी बात की जाती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तर्क होना चाहिए। अब जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पिक्चर में आपको दिखता है कि गेंद होती है, यानी कि जो बॉल है, अगर मैं उसको ऊपर फेंकूं तो नीचे आएगी। अब क्यों आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। और ये प्रूव्ड है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, उत्तरी गोलार्ध में अगर आप भारत में है तो भारत में अगर आप बॉल उछालेंगे तो नीचे आएगी। वहीं आप दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहां भी आप उछालेंगे तो नीचे आएगी। कारण क्या है, ग्रेविटी इसका कारण, और ये प्रूव भी है, और इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। तो असल में क्या होता है, एम्पिरिकल स्टेटमेंट का मतलब होता है, यहां पर आता है आपका नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस का क्या मतलब है, जिसको आप आमतौर पे विज्ञान कहते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह के जो विषय होते हैं आपके, जिसमें प्रूविंग होती है, साक्ष्य होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, वो आते हैं आपके एम्पिरिकल स्टेटमेंट में, राइट। अब दूसरा है आपका, ये पहला स्टेटमेंट एम्पिरिकल आप समझ गए होंगे, यानी कि जिसमें नेचुरल साइंसेस होती है।
दूसरा है आपका लॉजिकल स्टेटमेंट। अब लॉजिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे कभी कभी एक पेपर देखा था मैंने, बहुत साल पहले की बात है, तो उसमें लिखा था, जैसे होता ना संख्या पूछते हैं आपसे, तो लिखा था 9, 10, 11, 12 और नीचे ऑप्शन में कहीं पर भी 13 नहीं दिया था। तो ज्यादातर तो आदमी ये सोचेगा 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। पर 12 के बाद एक भी तो आ सकता है। क्यों? घड़ी देख लीजिए, पिक्चर में आप देख लोगे घड़ी, तो 12 के बाद क्या आता? एक। तो अगर 12 के बाद एक आ रहा, तो इसका जो मैंने लॉजिक दिया है वो घड़ी है, तो लॉजिक दिया नहीं दिया। तो ये लॉजिकल बेस होते हैं। तो लॉजिक भी एक एम्फेरिकल स्टेटमेंट का ही भाग होता है, परंतु इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम देखते हैं। तो एम्फेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है आपका एक सेकेंड, इवेल्युएटिव स्टेटमेंट। तीसरा है आपका इवेल्युएटिव, या इसको नॉर्मेटिव भी कहते हैं। तो इवेल्युएटिव में क्या होता है, यहां पर वैल्यूज की बात होती है। अब ये वैल्यूज क्या होता है, ये मूल्य वाली क्या बात है? देखिए, वैल्यूज का मतलब होता है जैसे एक किसी व्यक्ति को अपने कठोर तपस्या या परिश्रम के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान प्राप्त के माफ कीजिएगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कुछ सिद्धांत देता है। अब उसको आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते, उसको कभी प्रूफ ही नहीं कर सकते, परंतु वो समाज को कहीं ना कहीं सभ्य समाज बनने में काफी मदद करता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जैसे गौतम बुद्ध थे, 29 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ के चले गए थे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए थे। तो आप सामाजिक तौर पे देखेंगे तो ये गलत बात है। कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जाए, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। परंतु हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने तपस्या करी, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक दर्शन हुए, किसी शक्ति के दर्शन हुए। फिर उन्होंने जो दुखों का कारण है उसको समझते हुए उस दुखों के कारण से बाहर जाने का मार्ग दिखाया। जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए, 8 फोल्ड पाथ दिए, कैसे आप दुखों से दूर जा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो भी उनके उपदेश हैं, क्या आप उसे प्रूफ कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैंने भगवान को देखा है, या कोई भी कहता है मैंने भगवान को देखा है, या भगवान है, तो आज भी इसमें कुछ लोग होंगे जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं भगवान नहीं होता है, अगर है तो दिखाओ। तो यानी कि वैल्यू बेस या वैल्यू जजमेंट ऐसे वाक्य होते हैं या ऐसे विचार होते हैं जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। बट ये बात सत्य है कि ये एक समाज को सभ्य समाज रखते हैं। आज भगवान के डर की वजह से ही समाज एक सभ्य समाज है। तो हमने 3 स्टेटमेंट देखे। एम्पेरिकल देखा जो साइंस की बात करता है, लॉजिकल देखा जो लॉजिक्स की बात करता है, तीसरा हमने देखा वैल्यू बेस जो एक वैल्यू गुणों की बात करता है, वर्च्यू की बात करता है। अब यहां पर क्या है, आपको ध्यान से समझना है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस विषय में आपके 2 ही स्टेटमेंट आते हैं, एक एम्पेरिकल और एक लॉजिकल। पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि साइंस लिखा हुआ है तो इसमें साइंटिफिक बातें होती हैं, या तो उसमें एम्पेरिकल बातें होंगी जिसमें हमारे जो सेंसेस हैं वो उसे महसूस कर पाए, या लॉजिकल बातें होंगी। और यहां पर कोई भी वैल्यू बेस्ड बातें नहीं होती, दार्शनिक बातें नहीं होती। गौतम बुद्धा ने जो बोला है, जब तक आप उसे प्रूफ नहीं करोगे, पॉलिटिकल साइंस उसे नहीं मानेगा। वहीं पर एक दूसरा है पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी में फिलोसफिकल बातें होती हैं, केवल वैल्यू जजमेंट, वर्च्यू वाली बातें होती हैं, गुण वाली बातें होती हैं, जो मैंने अभी आपको गौतम बुद्ध की बात बताई थी, कहानी बताई थी, वो किस में पढ़ा जाएगा? पॉलिटिकल फिलोसफी में। अब प्रश्न है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी आपका पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी होता है। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में मैं साइंटिफिक अप्रोच भी रखता हूं और मैं फिलोसफिकल अप्रोच भी रखता हूं। अब इसीलिए अगर मैं बोलूं, जैसे भारत को मैं कैसे, या किसी भी देश को हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ सकते हैं। जैसे आपका कार्ल मार्क्स ने कोई सिद्धांत दिया है, पहले मैं कार्ल मार्क्स से पहले ले लेता हूं आपका एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने, आप जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था। मार्केट इकोनॉमी मतलब उन्होंने कहा था कि जो मार्केट होती है, जो बाजार होती है, वो अपने आप मूल्यों को तय कर लेती है। और वो होता भी, आपने देखा है, बीच में 2-3 महीने पहले आपने देखा था कि बाजार में टमाटर कम हो गया था, पर लोगों की मांग ज्यादा थी, तो इसी कारण क्या हुआ, मूल्य की वृद्धि हो गई, प्राइस बढ़ा। तो एडम स्मिथ की ये जो बात है उसको हम साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे
कि आगे चलकर हमें दिखता है कि जो एडम स्मिथ ने जो मार्केट इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था, जो आगे चल के पूंजीवाद में बदला, कैपिटलिज्म में बदला, परंतु जिन जिन देशों ने कैपिटलिज्म को अपनाया था, जैसे यूएसए नंबर 1 है, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1929 के दौरान। तो यानी कि इतना बड़े सिद्धांत भी आगे चल के फेल हो गए। और एडम स्मिथ ने जो कैपिटलिज्म का सिद्धांत दिया था उसके द्वारा शोषण हुआ। तो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था समाजवाद का, साम्यवाद का, सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का, लोगों ने उससे अपनाया। पर आप सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म जो होते हैं इनको प्रूफ नहीं कर सकते। इसमें कुछ आपका साइंटिफिक होता है पर पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिलोसफिकल बातें भी होती है। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे, इसीलिए हम इनको पॉलिटिकल थ्योरीज कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मुझे उम्मीद है, अब एक बार देख लेते हैं टोटल हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से जो ये विषय होते हैं इनके लिए आपको एक अनुभवी शिक्षक चाहिए होता है और बहुत मजा आता है पढ़ने में, आप देख पा रहे होंगे। और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं ये सब्जेक्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑप्शनल को लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं पहले प्री निकल जाए फिर हम ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ा समय लगता है, राइट। तो आइए एक बार देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। पॉलिटी, आप समझ गए होंगे, पॉलिटिकल से निकला था। पॉलिटिकल पहले के समाज में होता था जहां पर वो संस्थानों का विभाजन नहीं होता था, पर आगे चल के संस्थानों का विभाजन हुआ। तो पॉलिटी में वही संस्थान आते हैं जो पूरी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। मंदिर पॉलिटी में आएगा? नहीं आएगा। संसद पॉलिटी में आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी लिखते हैं, जहां पर हम संविधान की बात करते हैं। संविधान होता क्या है? इट्स ऑल अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन। पॉलिटिकल फिलोसफी की मैंने बात बता दी, जिसमें हम वर्च्यू की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम एम्फेरिकल की बात करते हैं, लॉजिकल की बात करते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हम पॉलिटिकल फिलोसफी प्लस पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मेरा प्रयास था कि जो जटिल विषय है उसको एक आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट करिए और दिए गए नंबर पे कॉल करें, और अपनी देर ना करें बिल्कुल। जहां आप सोचते रहते हैं आपका कॉम्पिटिटर तैयारी कर रहा होता है। ये सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।